एक्चुअली। सो V1 जो 3 5 और माइक्रोफैराड -2 के V1 V2 डिफरेंस है या V1 V2? देखो तुमको डाउट इसमें आ रहा है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस में और इसमें। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये यहां का 5 है, यहां का 3 है, तो ये डेल्टा V हो जाएगा 2। लेकिन मैं सब जब सिर्फ V लिख रहा हूं तो डिफरेंस के पीछे क्यों पड़े हो? इट्स पोटेंशियल ऑफ अदर एंड। सर 3 आएगा आंसर। मे बी राइट, चेक करते हैं। देखो इस ए पॉइंट पे कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं? लेट अस से यहां का वोल्टेज है x, तो मैं सीधा लिख सकता हूं दिस x विल बी इक्वल टू C1। बताओ C1 कितना ले? 3 माइक्रोफैराड ले इनटू क्या मल्टीप्लाई करूं बताओ? 5 करेंगे ना, फिर क्यों इतना टाइम लग रहा है? प्लस C2 कितना है? 6 माइक्रोफैराड इनटू, अब क्या क्या करूं मल्टीप्लाई? -2 खत्म। अपॉन 3 माइक्रोफैराड प्लस 6 माइक्रोफैराड, दैट्स ऑल। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 15 माइनस 12, माइक्रो माइक्रो काट देना और नीचे आ जाएगा 9, ये माइक्रो उड़ जाएगा, तो सीधा कितना आ गया? 3 वोल्ट आया या 1/3 वोल्ट आया? 1/3। फिर एक्चुअली में आप लोग को जो डाउट हो रहा है ना, वो इसी बात पे हो रहा है कि सर वो पोटेंशियल, अभी तक तो कैपेसिटर में आप पोटेंशियल का डिफरेंस बोलते थे, हर जगह जो V लिखा होता था उसको हम उसके अक्रॉस मानते थे, वो सही था। लेकिन फॉर्मूले में हमने अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल लिखना चालू कर दिया है। इसी को नोडल एनालिसिस कहते हैं। नोड मतलब पॉइंट, हर एक पॉइंट का अपना एक यूनिक वोल्टेज होगा और दो पॉइंट के बीच में एक कैपेसिटर लगा होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन यहां पे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल लिखना है उस अपोजिट एंड का, पोटेंशियल लिखना है उस अपोजिट एंड का। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इज इट क्लियर? यस सर। और करते हैं। अब Yes, दूसरा एग्जांपल कराता हूं, बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो जाएगा बच्चे। बहुत आसान है ये तो बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। लेकिन आपको मैंने ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करा है। पिछली क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो सारे बोर्ड के थे और सारे बोर्ड के तरीके से किए थे। लेकिन ऑब्जेक्टिव आने लगा है या कल को कोई डिफरेंट क्वेश्चन आता है तो हम फिर नोडल की मदद लेंगे एग्जाम में। हो ये बोर्ड में ही यूज कर सकता है नोडल? देखो फंडामेंटली तो गलत नहीं है, लेकिन आपको काफी लिखना पड़ेगा, मतलब क्योंकि अगर टीचर को समझ में नहीं आया ये मेथड तो फिर वो हो सकता है नंबर काट दे। आंसर तो तुम्हारा कभी गलत नहीं आएगा, आंसर इससे हमेशा सही आएगा। लेकिन हो सकता है अगर उसे मेथड समझ में नहीं आया तो हो सकता है आधा नंबर काट ले, बट आंसर मैच कर जाएगा तो बोलेगा हाँ सही किया होगा। तो ये हो सकता है, बट जनरली वैसे काटते नहीं है, नंबर देते हैं लोग बाग। ये 3 माइक्रोफैराड है, ये 6 माइक्रोफैराड है, सेम क्वेश्चन है, और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। फाइंड VA। कैसे करें इसको? मतलब एक मेथड तो मैं आपको बता चुका हूं, टोटल चार्ज लिख दो और उसके बाद फिर वो Q/C1 Q/C2 लिख दो तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। बट यहां पोटेंशियल लिख रहे हैं। अब जो पहले कैपेसिटर और दूसरे कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो वही हो गया। हाँ बताओ कैसे करें? सर 4 वोल्ट्स। सर 4। 4 वोल्ट? यस सर। मे बी राइट। तो तुमने कैसे इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? चिराग और शिवांश बताओ कहां से स्टार्ट करें? वेदांत, यहाँ तो वोल्टेज गिवन ही नहीं टोटल है। चार्ज निकालने फिर उसके सेपरेटली कैपेसिटर के लिए वोल्टेज निकाल के फिर उसके बाद हाँ वो भी कर सकते हैं, एक मेथड वो भी है कि पहले टोटल चार्ज निकाल ले। चलो पहले आपके मेथड से करते हैं। भाई यहाँ से Q चार्ज फ्लो किया होगा तो Q Q Q, सो Q विल बी इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V। C इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3 और 6 1000 बार कर सके 2 आता है, 2 माइक्रो इनटू वोल्टेज कितना है 12, तो ये आ जाएगा 24 माइक्रो
24 माइक्रो कूलम। तो V1 आ जाएगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज V1, सो व्हेन यू राइट द V1 इट विल बी Q by C1। तो आप देखोगे 24 माइक्रो कूलम अपॉन C कितना हो जाएगा, 3 माइक्रो फैराड। तो फिर ये क्या गया, ये 8 आ गया। सो यू गेट V1 इज इक्वल टू 8 वोल्ट, कूलम अपॉन फैराड वोल्ट हो जाएगा। अगर V1 8 वोल्ट है तो VA क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट, क्योंकि ये वाला जो वोल्टेज है ना, ये कितना है, 12 वोल्ट का है। 12 से 4 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस 8 का है, तो ये वाला वोल्ट VA will be equal to 12 minus V1 which is 4 volt. You got my point? तो ये जो 8 वोल्ट आया था हमारा, वो पोटेंशियल का डिफरेंस मिलता है, हमेशा ध्यान रहे, मतलब इट इज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब अगर अपने को ए डायरेक्टली निकालना है नोडल से, तो उसका तरीका क्या है, देखो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का ये होगा, दिस इज सॉल्यूशन मेथड 1, सॉल्यूशन मेथड 2। कि ये 12 वोल्ट है, लेट अस अज्यूम यहाँ का वोल्टेज है x। मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो छोटी वाली डंडी होती है बैटरी की, इसको 0 मान लेते हैं, तो ये वाला 0 0 0 वोल्टेज हो गया। और जो बड़ी वाली डंडी है, अगर ये 0 मानते ही फायदा होता है कि वो 12 हो जाएगा जो उसका ईएमएफ है। तो ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। अपने को तो बस ये 2 पॉइंट चाहिए थे, ये 0 हो गया, वो 12 हो गया, खत्म। अब ये इस वाला पॉइंट जो था अपना, वो 3 माइक्रोफेराड है, और वो वाला पॉइंट 6 माइक्रोफेराड है। तो सीधा ही हम लोग x लिख देंगे, x विल बी इक्वल टू C1 V1। सो 3 इज C1 इंटू V1 हो जाएगा 12, 6 इज C2 और V2 हो जाएगा 0 अपॉन 3 माइक्रो प्लस 6 माइक्रो। सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस बिकम 36 माइक्रो अपॉन 9 माइक्रो। तो देखो वही आ रहा है एग्जैक्टली 4 वोल्ट। ध्यान रहे, दिस x is the voltage of point A. ये it's not a difference, it's a voltage of point. I hope clear हुआ ये। आगे बढ़े एक और बार, हाँ, सॉरी एक और बार बता दो। मेथड 2 और मेथड 1, कौन सा मेथड, चार्ट से निकालने वाला या फिर ये अभी जो मेथड 2 मेथड 2 मेथड 2। मेथड 2 में मैंने ये फॉर्मूला लगाया, x इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो मैं C1 C2 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी इस पूरे फॉर्मूले में, है ना। C1 C2 तो समझ में आ रहा है। फिर ये आपने ये 12 वोल्ट वाला कैसे किया सर, डायग्राम में ऊपर वो नहीं समझा सर। 12 हाँ, देखो अब अपने को क्या ढूंढना है, वही उसी पे बात कर रहा हूँ। ये V1 V2 ढूंढना है। ये V1 V2 क्या है, व्हाट आर V1 V2s? सो वोल्ट ऑफ कैपेसिटर 1 ना पोटेंशियल। ना ना ना, वही तो नहीं है ये। V1 V2 आर फिर x माइनस पोटेंशियल ऑफ not potential across, not potential difference, rather it is the potential of point connected across। तो तुम इसको जब से पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर लिख रहे हो, मैं कह रहा हूं ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा कैपेसिटर के अक्रॉस, अगर मुझे लिखना होगा कि डेल्टा V1, तो मैं लिखूंगा V1 माइनस एक्स। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर 2 लिखूंगा तो वो लिखूंगा V2 माइनस एक्स। समझ में आया? यस सर। सर तो ये पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर 1 है। हाँ, ये पोटेंशियल जो है वो कैपेसिटर के दूसरे एंड का पोटेंशियल है। कैपेसिटर के कितने एंड्स होते हैं? सर 2। एक एंड तो एक्स पे लगा है ना। यस सर। दूसरा एंड किस पे लगा है? सर बैटरी से अटैच। बैटरी का वोल्टेज कितना है?
सिर्फ 12। तो 12 लिख दिया, V1 is 12। वो ठीक है सर। और दूसरा एंड किधर लगा है दूसरे कैपेसिटर का? एक्स पे। नहीं, दूसरे कैपेसिटर का दूसरा एंड, एक तो एक्स पे लगा ही होगा। हाँ, दूसरा बैटरी पे लगा। छोटे वाले बैटरी पे 2 डंडे होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। छोटा वाले डंडे पे लगा ना, छोटा वाला डंडा मतलब कितना हाँ, होगा? यस सर। तो फिर इसलिए वो V2 उसका 0 ले लिया। तो डेल्टा V2 x माइनस V2 नहीं होगा? डेल्टा V2 x माइनस V2, अभी तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइन की बात कर ही नहीं रहे, ठीक है? अभी पता नहीं x बड़ा है या छोटा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और करते हैं सर, बट वो 0 क्यों हो जाता है सर? देखो एक्चुअली में क्या है ना कि जब भी हम लोग सर्किट के अंदर सॉल्व करते हैं तो हम रेफरेंस अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। ये जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये जो पोटेंशियल हो गया, ये इस टाइप की चीजों के लिए हमेशा एक रेफरेंस होता है। जैसे अगर आपको याद हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ग्राउंड को 0 ले लेते हैं, कि यस नहीं? सर। क्यों ले लेते हैं 0? ताकि फिर उसके बाद बाकी पोटेंशियल एनर्जी लिखना आसान हो जाता है, mgh लिख देंगे सीधा। मैं ग्राउंड यस को लेने के बजाय मैं हो सकता है कि एक h हाइट पे 0 ले लूं, तो वो भी चलेगा। तो ये हमारी ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना ओरिजिन अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। जैसे आप जब केमिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा होगा बोर एटॉमिक मॉडल, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 हम इनफाइनाइट की लिखते हैं। यस रादर सर। हमने यही फिजिक्स में ही पढ़ा था, हमने 0 पोटेंशियल इनफाइनाइट पे माना था, तभी तो वर्क डन टू ब्रिंग फ्रॉम दैट टू दिस पॉइंट लिखा था पोटेंशियल। यस सर। यस सर। सर्किट के अंदर वो चीज हम लोग बैटरी के लोअर टर्मिनल को मान लेते हैं, क्योंकि लोअर टर्मिनल सबसे लोवेस्ट होता है, उसके आगे तो पोटेंशियल बढ़ता ही है। तो सबसे लोवेस्ट को 0 मान लिया तो बाकी सारे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए। बाकी ओके। एसेट कोई ऐसा फिक्स नहीं। यू गॉट द पॉइंट? सर जैसे हम डिस्चार्ज को 0 मान लेते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। क्या जब, हाँ, जैसे हम इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 मान लेते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते टाइम, सिमिलरली हमने यहाँ पे सर्किट के अंदर बैटरी के लोअर टर्मिनल को 0 मान लेते हैं। बस इतनी ही कहानी है। समझ में आया डिफरेंस और एब्सोल्यूट? ये एक्चुअली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं, सबकी। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है ये, बट आई ग्लैड क्लियर हुआ। ये जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं है कि पोटेंशियल से। आगे दूं अगला क्वेश्चन, रेडी? यस सर। गुड। एग्जांपल नंबर 3। फाइंड VA। बताओ VA की वैल्यू। यहां पे एक नहीं 3 कैपेसिटर लगे। तो 40/9 volts। 40/9। अपने को इस बार X निकालने के लिए 3 पोटेंशियल ढूंढने हैं। बताओ कैसे कैसे लिखें? आपको 3 कैपेसिटर्स दिख रहे हैं कि नहीं? यस सर। C1 V1 plus C2 V2 plus C3 V3 upon C1 plus C2 plus C3। बताइए C1 V1 कैसे लिखा जाए? किस पॉइंट को 0 माना आपने? सबसे पहले एक रेफरेंस ले सकते हैं। तो क्या मैं इस पॉइंट को 0 मान सकता हूं? ये देखो लोअर टर्मिनल से कनेक्टेड है। क्या ये 0 वोल्ट? एक ये रेफरेंस लिया हमने, इस सर्किट का ये रेफरेंस 0, यस सर। ये भी 0। अब बताओ इस पॉइंट का वोल्टेज क्या हो जाएगा? ये जो मैंने अभी इतना डार्क डार्क करके 10। बनाया है। शाबाश, क्योंकि वो 10। बैटरी का 10 वोल्ट है, तो दिस इज 10। और वैसे ही अगर मैं दूसरे वाले पॉइंट की बात करूं, उसका कितना हो जाएगा? 5।
अब लगा दो यार खटाखट, 3 कैपेसिटर है, 3 जगह वोल्टेज दिख रहे होंगे। C1 क्या लिखा आपने? 10 into 2 10 into 2, so this is 2 into 10 plus C2 4 into 5 4 into 5, शाबाश, plus C3 0 3 into 0 upon 2 plus 4 plus 3 plus 4 plus 3। देखो कितना आसान है यार ये। मतलब 20 plus 20 40 upon 9। सर 3 वाला 0 क्यों हो गया सर? क्योंकि 3 का जो दूसरा एंड है वो किससे कनेक्टेड है? 0 वाले से। इसलिए तो 0 हो गया। सर बट दूसरा एंड भी तो है उसका, और एक एंड है ना। तो वो एंड तो x ही है ना यार, एक तो x ही होगा ना। यस सर। याद करो हमने जब डिराइव किया था तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा था x माइनस 0, और फिर वो राइट साइड में जाके वो v1 v2 v3 अपॉन c1 c2 c3 आ गए थे। तो x तो है ही ना, एक एंड तो x से कनेक्ट ही होगा ना यार। अपने को तो Yes. दूसरा वाला एंड लेना है। देखो सबका एक एंड ऐसे, तो इसका भी x से कनेक्टेड है, इसका भी x से, तभी तो x लिख पा रहे हैं। एक एंड तो x से ही होगा ना, दूसरा एंड देखना है। एवरीवन गॉट द पॉइंट? सर मतलब जो 2 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हाँ। वो 10 minus 40/9 होगा। हाँ एब्सोल्युटली। अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया मतलब इस सर्किट के ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये डेल्टा V1, तो मुझे मिल गया x, तो सीधा मैं लिख दूंगा डेल्टा V1 विल बी इक्वल टू, इधर का है 10 माइनस, अब देख लो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, तो साफ साफ समझ में आ रहा है 40/9 छोटा है तो बड़े में से छोटा करना है। तो आप घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 50/9 वोल्ट। खत्म। कोई तुमसे पूछे भाई इसके अंदर चार्ज बता दो मुझे, Q1 चार्ज, तो वो भी मैं बता दूंगा, Q1 विल बी इक्वल टू C1 डेल्टा V1 हो जाएगा। यानी जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है उससे Q को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, C कितना था? 2 माइक्रोफैराड है ना, 2 माइक्रोफैराड into 50/9 volt, so this will become 100/9 microcoulomb. I hope you all got the point. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने कुशल। सर इसका रिवर्स भी वैसे ही, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल के फिर उसके बाद। हाँ वैसे, बट इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, नहीं लिख पाओगे क्योंकि दो बैटरी आ गई ना। ये मेथड ही इसीलिए बनाया गया है कि इट्स अ वर्सेटाइल मेथड, हर जगह सीरीज पैरेलल नहीं लगता। So there is a limitation for that method. That's why we go for nodal. और कोई चॉइस होती ही नहीं है। सर इसको हम नॉर्मली सिंपलीफाई करके कर ही नहीं सकते, मतलब नहीं कर सीरीज सकते। पैरेलल से। ना सीरीज पैरेलल है, ना सीरीज है ना पैरेलल है। देखो ना कोई सीरीज में ना पैरेलल में। तो यही मेथड है, ये इन जनरल मेथड है एक्चुअली में। दिस मेथड इज बेस्ट मेथड, मतलब इससे हम सब कर सकते हैं और इजी भी है। तीन कैपेसिटर होंगे सीरीज में तो क्या करेंगे? तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर दो को कंबाइन कर देंगे फिर। जैसे मतलब देखो दो के अलग अलग, जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, ये देखो, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड, इन तीनों को मैंने सीरीज में लगा दिया और मैं इधर एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूं, लेट्स से 20 वोल्ट की, और आपसे इस पॉइंट पे पूछूं फाइंड VA। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, ये भी हम निकाल सकते हैं मेथड्स। लगाओ दिमाग जरा। वेदांत तुम्हारी आवाज नहीं आती तो मुझे लगता है कि तुम्हें या तो बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बीच में बोलते रहो हाँ सर यस, आ गया समझ। थोड़ा थोड़ा आवाजें सुन के मुझे, क्योंकि अंतर वो नहीं हूं ना, अंतर ज्ञानी नहीं हूं मैं, कैसे पता चले मुझे। रेगुलर क्लास में तो सबकी शक्ल दिख जाती है तो समझ में आ जाता है इसको आ रहा है इसको नहीं आ रहा है। हाँ सोचो जरा इस पे कैसे करेंगे, क्या करें इसमें। तो पहले उसको 2 लिख देंगे 3 6 को। हाँ शाबाश। हाँ कुछ बोले थे शिवांश, तुम्हारा तरीका क्या है? नहीं सर मैंने नहीं बोला। चिराग तुम बोल रहे थे क्या? हाँ सर मैं बोल रहा था वो। हाँ हाँ बोलो। हाँ क्या तो तरीका? सर तो पहले 3 और 6 को सीरीज में कर लेंगे, फिर हाँ वो खत्म करो, यही तो परेशान कर रहा है। इनको कंबाइन कर दो, इनको कंबाइन कर दोगे तो ये
दोनों एक ही कैपेसिटर बन जाएंगे तो अपने लिए तो फिर से ये एक मतलब 3 कैपेसिटर की प्रॉब्लम को 2 में कन्वर्ट कर दो। सो दिस विल बिकम 2 माइक्रोफैराड। अब ये तो यूं ही उड़ा दोगे यार, इसके लिए तो मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। यस सर। ये तो तुम सीधा बोल दोगे ये तो 10 वोल्ट हो गया ना, और आप नॉर्मली सॉल्व करोगे तो उससे भी 10 वोल्ट आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? सो इस तरह से हम लोग थोड़ा तिकड़म लगा के नोडल को और भी आसान बना सकते हैं। अब और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, आगे बढ़े हम लोग। ये क्लियर हुआ? यस सर। हाँ बोलो। फिर हमें इन्हें कंबाइन क्यों करना पड़ा सर, एक और बता क्योंकि दो। दिक्कत ये थी ना कि यार ये अगर मान लो तुम इधर इस पे नोडल लगाते तो ये जो 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर था इसके लिए यहाँ का वोल्टेज लिखना पड़ता ना, यस सर। और वो तो पता ही नहीं है। यस हम सर। तो यहाँ का बोल सकते हैं ये है 0, हम यहाँ का बोल सकते हैं ये है 20, लेकिन जब आप इन दोनों पे नोडल लगाओगे तो दिक्कत ये है भाई इस वाले का क्या माने, या तो एक दूसरा वेरिएबल माने y और फिर हाँ सर, y मैं के वही लिए भी तो सॉल्व बता रहा करें। हूँ। पर दो इक्वेशन दो वेरिएबल से अच्छा कंबाइन करके खत्म करो ना। हाँ सर वही। सर That अगर would- y वाला, अगर हम y लेते हाँ सर तो 6 वाला तो इग्नोर ही हो जाता ना। नहीं इग्नोर, फिर 6 वाले के लिए भी हाँ, फिर 6 वाला इग्नोर हो जाता। यस, ओके सर। लेकिन फिर दिक्कत ये आती y की वैल्यू निकालने के लिए फिर 6 को यूज करना पड़ता। ओके सर। मतलब मान लो अगर मैंने यहाँ का y लिख लिया तो एक इक्वेशन क्या बनती, 20 इंटू 2 प्लस 3y अपॉन 2 प्लस 3 इक्वल टू हो जाता x, और दूसरी इक्वेशन आप इन दोनों पे लगाते 3 और 6 पे, तो क्या लिखते 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 6 इंटू 0 अपॉन 3 प्लस 6 इक्वल टू y। तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते तब आंसर आता ओके सर। है ना। तो कभी कभी ये भी करना पड़ सकता है, जब मान लो कभी अगर कंबाइन नहीं हो पा रही चीजें तो अपने को एट मैक्स 2 वेरिएबल, इससे ज्यादा कभी नहीं आते, याद रहे। चलिए अगला एग्जांपल देता हूं। ये जो तुम्हारे छोटे छोटे क्वेश्चन है ना बच्चों, इनसे जो लर्निंग होती है ना, ये मतलब ये जो क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट, इन क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है, खुद ही तुम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हो, एंड दैट्स, और ये बहुत लंबी दूरी तक जाएंगी ये चीजें। मतलब चाहे तुम्हारा जेई का एग्जाम हो, चाहे तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम हो, तुम कॉन्सेप्चुअल क्लियर रहोगे ना तो बहुत आसान लगेगी फिजिक्स आगे। अब जैसे देखो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, देखो ये 6 माइक्रोफेराड में जानबूझ के 6 और 3 ले रहा हूं। ये 3 माइक्रोफेराड है, ये 6 माइक्रोफेराड है, और हमने इसको कनेक्ट किया लेट्स से 12 वोल्ट से। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और आपसे पूछा है फाइंड वीए माइनस वीबी। बताओ जरा कैसे करें। सो पहले 6 और 3 को सीरीज में, फिर उसके बाद 3 और 6 को सी में, फिर उसके बाद फिर क्या दोनों करोगे उसके बाद, पैरेलल कर दोगे तो उससे क्या होगा। हमें तो वीए माइनस वीबी चाहिए ना। सर 4 फिर वोल्ट। पहले 4 वोल्ट, कुशल का आंसर आ गया, शाबाश। हाँ शिवांश। सर इनके अंदर वोल्टेज तो सेम ही होगा सर, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, हाँ तो पैरेलल वाला में है, निकाल लेते हैं और फिर बी वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बिल्कुल। ये लोअर टर्मिनल को हम अज्यूम करेंगे 0 वोल्ट, तो ये 0 वोल्ट तो दोनों के लिए काम आएगा ना, और ये 12 वोल्ट, तो 4 वोल्ट 4 वोल्ट, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अब लगा दो ऊपर वाले पे अलग, नीचे वाले पे अलग, सीधा लिख देंगे VA विल बी इक्वल टू 12 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3। कितना आ गया, ये कितना आया था VA? सर 8 वोल्ट। 8 वोल्ट आ जाएगा। और VB जब आप लिख दोगे तो वो हो जाएगा 12 इंटू 3 प्लस
0 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 3, ये आ जाएगा 4 वोल्ट। खत्म हो गया क्वेश्चन ही। सो VA माइनस VB इज इक्वल टू 4 वोल्ट। फिर ये बोर्ड में नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मतलब अगर जैसे अगर 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो सीधे लिखोगे, फिर तो डिराइव नहीं करना है। 3 नंबर को हुआ तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो जो मैंने डिराइव किया था ना वो बताना पड़ेगा, नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा। assuming Q to be 0 से। हाँ, फिर बोर्ड वाले मेथड से कैसे करेंगे ये? वही जो मैंने कहा ना, उसमें डेरिवेशन भी कर दोगे फिर, मतलब फिर तुमको ये Q1 लिखना पड़ेगा और ये Q2 लिखना पड़ेगा, यस सर। और वो Q1 Q2 के लिए ऊपर का सी इक्विवेलेंट और नीचे का सी इक्विवेलेंट। फिर उसके बाद वोल्टेज लिखेंगे, फिर A निकाल लेंगे, फिर B निकाल लेंगे, तो लंबा पड़ता है वो। इसके बजाय सीधे कर देना और वो एक्सप्लेन कर देना नोडल। ठीक है, और करते हैं, और कुछ ऐसे मेथड, मतलब कुछ फिर ऐसे। जब Q2 निकल जाएगा, हाँ, तो उसके बाद सर हम पहले 3 माइक्रोफराड वाले पे निकालेंगे, फिर 6 माइक्रोफराड वाले पे निकालेंगे फिर बोर्ड, डिफरेंस ले लेंगे। फिर ऊपर वाले के साथ वही। यस यस यस, वही करना पड़ेगा, उससे भी वही हो जाएगा, इजी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 5। अगला, थ्री माइक्रोफराड 1 माइक्रोफराड 2 माइक्रोफराड 9 माइक्रोफराड 1 माइक्रोफराड। फाइंड चार्ज इन 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर। बताओ। सर 0। करो इसे एक बार, डिराइव करो नोडल से। सर एप्लीकेशन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते एग्जाम में? कर सकते हैं, बट एक बार चाहता हूँ मैं डिराइव करो ये। नहीं 4, बट 4 गलत हो जाएगा, 4 नहीं है। हाँ, मैंने सिली मिस्टेक से इसको अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बना दिया है, तो 4 आंसर, मतलब 0 आंसर गलत है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है, कि नहीं? व्हीटस्टोन ब्रिज याद आ रहा है आपको? सर बट इट्स अनबैलेंस्ड है। व्हीटस्टोन सर बैलेंस ही कर देते हैं ब्रिज। अब अगर अनबैलेंस है तो क्या करें फिर? कोई रास्ता नहीं बचता, फिर एक ही रास्ता है, नोडल। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 12। बताओ और अब कैसे करें, मतलब यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे 2 वेरिएबल, x और नीचे में ऊपर y वाले में x और नीचे वाले में y। अच्छा, अगर मान लो x और y मिल गए तो चार्ज कैसे लिखोगे? सर वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 2 के अक्रॉस। शाबाश। तो वो क्या हो जाएगा? x या y या x माइनस वाई? x y या x जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा। So Q will be equal to magnitude of x minus y times, मतलब ये थोड़ा इधर लिख देता हूँ। So Q will be magnitude of x minus y into 2 microfarad। तो x और y में जो बड़ा होगा उसमें से घटा के कैपेसिटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज आ जाएगा। शाबाश। अगर x कैसे बढ़ा था? हैं क्या? x कैसे बढ़ा था? नहीं पता ना, इसीलिए यहाँ पे देखो मैंने ये 2 डंडे लगाए। 2 डंडे का मतलब क्या है बाद में डिसाइड करना। मॉड है ये, मॉड जो मैथ्स में करते हैं ना, मॉड।
यस सर। तो अभी देख के नहीं कह सकते। फिर अभी निकालना है अब। और नहीं तो क्या यहाँ वो चल रहा है टाइम पास। आगे जब मैं इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाऊंगा तब फिर तुमको नोडल बताऊंगा, तब फिर तुमको और समझ में आएगा। तो नोडल काफी आगे तक जाएगा हमारे। इसके आगे जब हम एसी पढ़ेंगे तब फिर से नोडल बताऊंगा। तो ये तो एक फंडामेंटल मेथड है। बताओ भाई एक्स और वाई में क्या क्या रिलेशन लिखे तुमने? एक तो मुझे यहीं से दिख रहा है एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, सीधा सीधा लिख दूं मैं 36 प्लस 2y अपॉन 14, y आ जाएगा 12 प्लस 2x अपॉन 4। ये दिख गया आपको दो इक्वेशन? यस सर। अब कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, अगर आपको पता हो तरीका, इन दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? y की वैल्यू डाल दो x में, x आ जाएगा, इस y को यहां डाल दो, खत्म। तो अपने सामने आ जाएगा 14x will be equal to 36 plus twice of y, y है 12 plus 2x by 4, खत्म। अब 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 भी उड़ जाएगा, क्योंकि ये एक, अच्छा जरूरत ही नहीं है तो वैसे ही उड़ जाएगा, है ना। 2 टाइम्स y, ये 2 हो गया, ये 2 से ये 6 हो गया और ये 1 हो गया। So 14x will be equal to 36 plus 6 plus x. So what we get here is x will be equal to 42 4 होगा by 30 वोल्ट। देखना सही मैंने किया, कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी गई? नो सर। ठीक है। अब x सही है आ गया सर। तो y तो वैसे ही आ जाएगा, y की वैल्यू में डाल दो। सो y विल बी इक्वल टू 12 प्लस 12 बाय 4 कर दोगे 3 प्लस x बाय 2, तो x बाय 2 हो जाएगा 21 बाय 13। तो दिस इज इतना हो गया, ये 39 हो गया ना, 39 60 हो गया क्या, चेक करना। यस, यस सर। हो गया बस, हो गया। सो चार्ज विल बी, Q विल बी इक्वल टू, कौन बड़ा है, x बड़ा है या y बड़ा है? y बड़ा है। तो Yes. करूंगा 60 माइनस 42 बाय 13 इंटू 2 माइक्रो कूलम। सो दिस विल बी कितना हो गया, 18 हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, तो 36 बाय 13 माइक्रो। सिंपल है ना, मुश्किल थोड़ी है। दो इक्वेशन भी आ जाएंगे तो क्या है, एक में डाल देंगे दूसरी आ जाएगी, एक ही बार में सॉल्व होता ही। जबकि मैंने आर्बिट्ररी वैल्यूज चूज की थी, तो कभी भी घबराना नहीं है, दो इक्वेशन से इजिली डुएबल। इज इट क्लियर? तो नोडल की मदद से हम लोग बेसिकली अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज को भी सॉल्व कर सकते हैं, ये यहाँ पे लर्निंग थी। अब नोडल से नहीं तो नोडल से नहीं कर सकते तो फिर तो नहीं कर पाते, मतलब कैप्स्टर में तो नहीं कर पाते। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, वहां पे एक मेश लॉ होता है, केवीएल लगा देते हैं 2 बार I1 I2 लिख के, तो उस चीज को यहाँ पे भी कर सकते हैं Q1 Q2 लिख के। तो बट वही है, मतलब काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कई सारे चार्जेस फ्लो हो रहे होंगे यहाँ पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आया सर कभी बोर्ड में? हाँ भाई, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। सर हाँ सर ये मतलब
क्वेश्चन में आ सकता है बोर्ड में? हाँ हाँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये। तो फिर ये नोड मतलब देखो एनसीईआरटी में अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। शिवांश तुम्हारी आवाज कट रही है यार। हेलो, अच्छा, अब आ रही क्लियर? हेलो, हाँ आ रही है। मैं ये कह रहा हूं आपके एग्जाम में अनबैलेंस्ड आपकी आ रही है, मेरी नहीं आ रही। हाँ नहीं, अब आ रही है तुम्हारी भी। हेलो, बोर्ड में फिर कोई बात नहीं, फिर बाद में बताओ। अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज आता है बोर्ड में, Yes, sir. अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज आता है, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए मुझे ये 5 क्वेश्चन और जोड़ने पड़े। यू गॉट माई Okay, पॉइंट? जस्ट टू टीच दैट वन एग्जाम में कॉन्सेप्ट। वो नोडल से हाँ वो नोडल से ही करेंगे क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है। अच्छा, तो नोडल ही अप्लाई करना पड़ेगा इस हाँ बार। हाँ, तो क्योंकि अब वो सर उन्हें 3 पूछ ही जंक्शंस लिया हो सकती है? है। 3 जंक्शंस हो सकते हैं, X, Y एंड Z। अरे नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। कोई अपन मैकेनिकल इंजीनियर थोड़ी है, 12वीं के बच्चे ही तो हैं यार, ज्यादा थोड़ी पूछ लेंगे। 2 हाँ, वेरिएबल सर। ज्यादा। चलो आगे चलते हैं। अब मैं दूसरे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। मतलब इस कैप्स्टर के अंदर इतने सारे, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं कि मतलब इसका अगला और इसका अगला, ये दोनों ही आगे बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। तो हेडिंग डालिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कैप्स्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इवन मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा। सर एक डाउट क्लास रख सकते हैं सर कैपेसिटर्स की, मतलब हाँ हाँ Saturday। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी उसमें मैं यही करूंगा कि मैं कैप्स्टर में जो एक आध दो चीज बच जाएगी उसके बाद अपने पास आधे घंटे में हो जाएगा वो, तो 1 घंटे का पूरा हाँ सर, टाइम वो सिर्फ सर मेरे को डाउट के लिए होगा। न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हुई थी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी है कैप्स्टर, थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूले बता दी हो गया, मतलब थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है, बट इजी है, मजेदार है ये, क्योंकि क्वेश्चन होने लग जाएंगे तुमसे ज्यादातर। अब हम लोग अब जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करने चाह रहा हूं, ये इसमें दिमाग नहीं लगाना, ये एज इट इज है। ये जो तुम्हें कराऊंगा ना, सीधा से रट लो इसको, समझ लो और कहानी खत्म। देखो पहले मैं इसकी थोड़ा भूमिका बनाता हूं, ये हो क्या रहा है। हम क्या करेंगे, हमने एक कैपेसिटर लेना है, कैपेसिटर को कनेक्ट करना है बैटरी से, बैटरी से चार्ज फ्लो हो जाएगा। कब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा? जब तक वो कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज ना हो जाए। कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज होने का मतलब बैटरी का सारा पोटेंशियल कैपेसिटर के क्रॉस पहुंच चुका है, उसके बाद चार्ज का फ्लो होना रुक जाएगा, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। अब हम एक दूसरा कैपेसिटर लेते हैं जो खाली है, और इस कैपेसिटर को उस दूसरे कैपेसिटर से जोड़ देते हैं। अच्छा ध्यान रहे, बैटरी हम हटा चुके, तो तुम्हें लगता है क्या होगा? क्या अभी भी उस एक ही कैपेसिटर के पार चार्ज रहेगा या दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा। नो। फिर रिपीट कर दो सर, एक बार अटक रहा था। हाँ देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि वी विल गोइंग टू कनेक्ट वन फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर विथ वन अनचार्ज्ड कैपेसिटर। हम एक भरे हुए कैपेसिटर्स को एक खाली कैपेसिटर के साथ जोड़ेंगे वायर से, तो क्या होगा, इनमें चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे ड्यूस हो जाएगा ना। तो वो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज होगा, तो हमें पता करना है कि कितना चार्ज चला गया, कितना क्या कहते हैं, फाइनल कॉमन वोल्टेज क्या हो गया, कितनी एनर्जी लॉस हो गई। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एज इट इज डायरेक्टली पूछेंगे, ठीक है। ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर मान लो मैं एक भरा हुआ कैपेसिटर और एक खाली कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर अगर आइडेंटिकल है, तो आपके दिमाग में क्लियर आ गया होगा कि सर सुनो, इसको ले जाओ यार, मैं चिल्लाता तो मेरे से डबल आवाज से चिल्लाती है। हाँ तो बेसिकली क्या है कि जब हम एक भरे हुए कैपेसिटर को एक खाली कैपेसिटर से जोड़ते हैं, तो चार्ज का फ्लो चालू हो जाता है,
दोनों में चार्ज बढ़ जाता है, तो एक पॉइंट पे, एक लेवल पे आने के बाद वो फ्लो रुक जाता है और दोनों स्टडी स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो यही है। इसको विजुलाइज कैसे कर सकते हो? दो पानी के ड्रम से, एक ड्रम है, मैंने एक ड्रम है उसको पूरा भर दिया है और एक ड्रम खाली है। दोनों ड्रम अलग अलग साइज के हो सकते हैं, यानी अलग अलग बेस एरिया के हो सकते हैं। हो सकता है एक पानी की टंकी हो 1000 लीटर की और दूसरी पानी की टंकी हो सकता है 2500 लीटर की। कैन यू विजुअलाइज दिस? दे आर लाइक टू कैपेसिटर्स। एक टंकी को पूरा भर दिया है और दोनों टंकियों को, खाली और भरी को, नीचे पाइप से जोड़ दिया है। तो ये बताओ, दोनों में आधा आधा पानी आएगा? क्या कहना सही होगा? क्या दोनों में आधा आधा पानी आ जाएगा या दोनों में सेम हाइट पे पानी आएगा? विच इज बेटर टू से? सेम सर छोटी वाली से तो बाहर निकल जाएगा। छोटी वाली से पानी बाहर निकल जाएगा और बड़ी वाली, दोनों में फाइनली सेम अमाउंट ऑफ वाटर होगा या सेम हाइट ऑफ वाटर होगा? बताओ। अमाउंट। मैं ये कह रहा हूं कि एक, मान लो मैंने एक 1000 की टंकी ली, उसको पूरा भर दिया और उसके साथ मैंने एक खाली 2500 लीटर की टंकी को जोड़ दिया। तो जब पानी उसके अंदर चला जाएगा, जब स्टडी स्टेट आ जाएगी, जब पानी का फ्लो होना रुक जाएगा, तब ये बताओ दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर होगा या इक्वल हाइट होगी? सर इक्वल हाइट। यू गॉट द पॉइंट। हाइट सेम होगी ना यार। यार अमाउंट कैसे इक्वल हो सकता है यार? हाइट सेम होगी यार। अब इसमें भी अगर विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो तो मैं क्या बताऊं? पानी कब फ्लो होता है? जब एक तरफ हाइट ज्यादा हो, एक तरफ हाइट कम हो, तभी तो फ्लो होगा ना पानी। सेम हाइट पे पानी कैसे फ्लो हो सकता है? सर वो लेकिन Yes, वहां तक हाइट तक जाएगी जहां तक पाइप कनेक्टेड है। नहीं, पाइप बिल्कुल नीचे Yes. कनेक्ट किया, बॉटम पे, बॉटम से बॉटम को जोड़ा, कह रहा हूं ना, बॉटम से बॉटम को। ओके सर। अब मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको डायग्राम से दिखाने की कोशिश करता हूं। कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, बहुत सिंपल है ये। ये स्टॉपर है, ये वाला कैस्टर पूरा भरा हुआ है। अब जैसे ही मैं इस स्टॉपर को ओपन करता हूं, यहां से पानी आएगा। तो कुछ देर के बाद क्या होगा कि दोनों में पानी भर जाएगा। इसका पानी कम हो जाएगा, इसका पानी कम हो जाएगा, इसका पानी ये तुम्हें विजुलाइज हो रहा है कि नहीं? ऐसा होगा कि नहीं जैसा मैंने डायग्राम बनाया है? कैन यू सी दिस? ऐसा हो जाएगा कि नहीं बताओ? अगर इस डायग्राम में कोई दिक्कत है तो पूछ सकते लगाने हो। के बाद फिर जब बंद कर दिया। नहीं, हम लगा हुआ, खुला हुआ है अभी भी, बंद नहीं किया, अभी भी खुला हुआ है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है अब और पानी आएगा या पानी अब रुक जाएगा आना जाना इधर से उधर? रुक जाएगा। यही मैं कह रहा था कि दे विल हैव सेम अमाउंट ऑफ वाटर और दे विल हैव सेम हाइट। क्या सेम होगा बताओ? हाइट। सेम अमाउंट तो अलग अलग हो गया ना यार। जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है वो ज्यादा रख लेगा पानी, जिसकी कैपेसिटी कम है उसमें पानी कम बचेगा, क्योंकि हाइट सेम रहेगी ना यार। मतलब वोल्टेज इक्वल करेंगे। हाँ, सेम थिंग हैपेंस टू द कैपेसिटर। यस सर, वोल्टेज। जब आप दो कैपेसिटेंसेस को इक्वल कनेक्ट करते हो, एक भरा और एक खाली, तो तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा, तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा जब तक वो जीरो वाले का पोटेंशियल बढ़ के और भरे वाले के पोटेंशियल घट के बराबर नहीं हो जाता। So this is the first statement which you will write in your board exam, that whenever we connect two capacitors via conducting wires, the charges will flow until the potential difference across them becomes same. लिखिए पहला, इसमें पहला पॉइंट। ये डायग्राम मत बना देना हो, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तुमको स्टेटमेंट देना है वहां पे। The charges will flow until the
potential difference across them becomes same. This potential is called as common voltage. कभी कभी लोग इसको VC भी कह देते हैं, कभी कभी सिर्फ V कह देते हैं. ये तो अब क्या होगा कि लेट अस अज्यूम, सेकंड पॉइंट, X amount of charge flows from C1 to C2. C1 is charged and C2 is uncharged. Till they reach इक्विलिब्रियम. तो अब इसके नीचे आप डायग्राम बनाएंगे. एक नंबर डायग्राम का होता है, यहाँ पे ध्यान रहे. बहुत सिंपल डायग्राम है. एक बैटरी बनानी है, एक स्विच बनाना है, इसके ऊपर S1 लिखना है. ये V0 हो जाएगा बैटरी का वोल्टेज. ये एक कैपेसिटर बनाना है, फिर एक और स्विच बनाना है, इसको S2 कहोगे, फिर दूसरा कैपेसिटर, और ये कहानी खत्म. आप जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन देखोगे ना बोर्ड में, उसमें यही डायग्राम होता है. ज्यादा क्वेश्चन में ही डायग्राम गिवन होता है. तो अब डायग्राम देख के तुम्हें आइडिया लग जाएगा क्या होने वाला है. ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2. अब ये बताओ, पहले एग्जाम में लैंग्वेज में क्या लिखा होता है. देखो कि इनिशियली S1 इज क्लोज्ड, S2 इज ओपन. मतलब मैं इसको एज अ हिंट की तरह दे रहा हूं कि एग्जाम में कभी ऐसा आ जाए तो आप समझ में आएगा वो क्या बोलना चाह रहा है. इनिशियली S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन. इससे क्या इंटरप्रेट करोगे आप? इससे क्या इंटरप्रेट करेंगे हम? चार्ज हो गया C1 कि कैपेसिटर C1 is charged by बैटरी V0. तो ये बताओ C1 के अंदर चार्ज Q1 कितना हो जाएगा? C1 V0 हुआ कि नहीं? फिर उसके बाद क्या बोलेंगे आपसे? नाउ S1 is opened and S2 is closed. इससे क्या होगा? अब क्या होगा बताना? सर C2 C1 पे is current equals flow to नहीं होगा, V2. चार्ज फ्लो नहीं होगा. अब चार्ज फ्लो ना होना स्टार्ट हो जाएगा. कहां से? भरे हुए ड्रम से खाली वाले ड्रम में. सो चार्ज X amount of charge will flow from C1 to C2. अब आप तीसरी स्टेप लिखेंगे. मैं इस डायग्राम को फिर से बना रहा हूँ थोड़ा ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर बाकी लिखना तो बाद में सीख लेंगे. हाँ बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो. हाँ बोलो. आवाज नहीं आ रही. मेरा इंटरनेट कनेक्शन. हाँ कोई नहीं. उसमें आज बोलती बंद कर दी शिवांश की इंटरनेट में. हेलो सर. हाँ हाँ बोलो बोलो. सर जो पहला था सर, जब S1 आपने क्लोज कर दिया था. हाँ हाँ हाँ. सर तो वो तो ऑटोमेटिकली S2 भी तभी क्लोज हो जाएगा.
क्यों? तो जैसे ही वो फ्लो करेगा अलग अलग उसके बटन, दोनों अलग अलग बटन है ना, दूसरे वाले कैपेसिटर दोनों अलग अलग बटन है ना यार। पहले वो दूसरे फिर हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया पहले, हाँ ठीक ठीक है, ठीक फिर है, उसके बाद कनेक्ट समझ किया। गया सर। तो यहां से लेटेस्ट से x अमाउंट ऑफ चार्ज चला गया, ये स्विच से जा रहा है x अमाउंट ऑफ चार्ज, ये तो C2 पे कितना चार्ज आ जाएगा? तुम्हें लगता नहीं C2 पे प्लस चार्ज आ जाएगा x? यस दिखा? सर। अच्छा C1 पे Yes, sir. कितना बचेगा? C1 पे चार्ज कितना बचेगा बताओ जरा। 0 जीरो, सारा चला Q1 जाएगा। वाह यार, मजा आ जाएगा फिर तो। नहीं यार x/2 फिर तो मजा ही आ जाएगा। खाली टंकी बगल वाली ये वाली पूरी भर जाएगी। पूरा चला जाएगा या कैसे लिखूं मैथमेटिकली? Q1 minus x. थोड़ा सा जाएगा। Q1 माइनस एक्स, तो बचेगा कितना? ऑलरेडी कितना था? Q1 था ना, यस सर। अब कितना बचा? Q1 माइनस एक्स। Q1 minus x। या ना आप इस चीज को ये भी लिख सकते हो, सर अगर आइडेंटिकल होगी तो हम अगर x गया तो आधा आधा। आइडेंटिकल हुआ तो टेंशन ही नहीं है, फिर तो हाफ हाफ हो जाएगा। दोनों में तो आधा हो जाएगा। हाँ, बट आइडेंटिकल नहीं है ना, यही तो दिक्कत है। आइडेंटिकली तो नहीं है, फिर तो झंझट ही नहीं थी। सो द रिमेनिंग चार्ज ऑन C1 विल बी Q1 equal to C1 V1 minus X, and the charge accumulated on C2 will be Q2 is equal to X. You got the point or not? सबको समझ में आई अच्छे से? अब क्या करें? अब आगे की स्टेप क्या है? ये लास्ट स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। और वोल्टेज इक्वल कर दो। वोल्टेज इक्वल कर दो भाई, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम हो जाएगा ना। इक्वेट द वोल्टेजेस, वी कॉमन। सो फोर्थ स्टेप विल बी equate the voltages. तो कितना आ जाएगा? V1 डैश इज इक्वल टू V2 डैश इज इक्वल टू V कॉमन। लिख देते हैं, बताओ V1 डैश कैसे लिखें? V1 डैश मतलब C1 का बाद का कैपेसिटर। बताओ द वोल्टेज। C1 V1 minus x by So C1 V1 minus X by C1. I hope you got the point. ये मैंने कैसे लिखा? Q1 by C1, Q1 dash by C1. Is it clear? Same you can do for V2 dash. So V2 dash will become कितना है V2? X by C2, which is Q2 dash. तो जो आप यहां से इक्वेट कर देंगे बच्चों तो बहुत आ जाएगा। V1 माइनस एक्स बाय C1 इज इक्वल टू एक्स बाय C2। तो कितना सिंपल आ गया देखो जरा। ये V1 वोल्टेज V0 था इसका, ये V0 लिख रहा हूं उसको, V0। So we get V0 will be equal to X times 1 by C1 plus 1 by C2. So when you solve this, you get X will be equal to C1 C2 on C1 plus C2 times V0. समझ में आया? Is it clear? अब कॉमन वोल्टेज भी लिख दो। What is common voltage? सर हाँ बोलो शिवांश। सर एक बार देखो हमने वोल्टेज इक्वेट कर दिया, वोल्टेज हाँ,
मतलब चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जैसे हाइट इक्वेट कर किया था ना तो वहां पे, तो वोल्टेज इक्वेट करते हैं। वोल्टेज कैसे लिखते हैं? सी क्यू बाय वी, क्यू बाय सी, वी नहीं तो इज इक्वल पोटेंशियल क्यू बाय सी लिखोगे ना। हाँ, क्या पोटेंशियल? चैट में लिख दो, अगर तुमको समझ में नहीं आता चैट में लिख दो, कोई नहीं, मैं पढ़ लूंगा चैट। थोड़ा नीचे कर दूं। हाँ, चैट में लिख दो और मुझे समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल इक्वल क्यों है? देखो चलो मैं तुमको इसका एक साइंटिफिक मेथड कंपैरिजन में सीधा बताता हूं। Potential will be equal. Let me explain. So we have a question: why potentials are equal? सर क्योंकि जितने चार्जेस फ्लो होंगे उतने ही मतलब वोल्टेज ही होता है, मतलब आई मीन क्यू प्रोपोर्शनल वी होता है ना। हाँ, इसका बेटर आंसर ये है, चार्ज कब फ्लो होता है? जब पोटेंशियल हो या पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो? Because charges will stop flowing when delta V becomes zero. Hence, V1 equal to V2. तो चार्जेस तब तक फ्लो होते रहेंगे, तब तक फ्लो होते रहेंगे। हाँ, चार्जेस तब तक फ्लो होते रहेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। चलो कोई नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो दिक्कत आ रही है। रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, डोंट वरी, फिर से देख लेना, नहीं तो बाद में डाउट में पूछ लेना। पर पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। VC। हाँ, तो नाउ लेट्स राइट द कॉमन वोल्टेज VC। तो कैसे लिखेंगे VC? X by C2। यस, X बाय C2 भी लिख सकते हो, या फिर वो C1 V0 माइनस X बाय C1 भी लिख सकते हो। दोनों से ही कॉमन मिल रहा है क्योंकि दोनों के वोल्टेज सेम है। X बाय C2 ज्यादा आसान तरीका है, तो जब आप X बाय C2 करोगे तो X की वैल्यू कितनी थी? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 टाइम्स V0 अपॉन C2। तो C2 से C2 उड़ जाएगा, तो आपके पास सीधा आ गया कॉमन वोल्टेज C1 V0 अपॉन C1 प्लस C2। आई होप समझ में आई ये चीज। ये सेकंड रिजल्ट है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है बच्चों? ये इजी है। यस सर। अब लास्ट थिंग थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट है, लॉस इन एनर्जी। सर इसकी न्यूमेरिकल आएगी? नहीं, डेरिवेशन आएगा सीधा। न्यूमेरिकल के टर्म्स में भी आ सकता है 3 नंबर का, या फिर वो डिराइव करने के लिए बोल सकते हैं। यस सर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो जब भी चार्ज फ्लो होते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, या वो कंडक्टर से फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रेडिएट हो जाती है, रजिस्टर से फ्लो कर रहे हैं तो हीट के फॉर्म में रेडिएट हो जाती है, बट एनर्जी लॉस जरूर होता है। ठीक है, तो एनर्जी लॉस जब हम लिखते हैं किसी भी कैपेसिटर के लिए, तो उसका इनडायरेक्टली तरीका होता है कि हमें पता है कि पहले कितनी एनर्जी स्टोर थी, बाद में कितनी एनर्जी स्टोर है, जो डिफरेंस आया वही लॉस है। क्योंकि और कोई तरीका नहीं है फिलहाल, और हमारे सिलेबस में भी नहीं है सीबीएसई के हिसाब से। वैसे तो इंटीग्रेट करके करंट का फंक्शन लिख के किया जाता है आरसी सर्किट में, बट मैं उस पर नहीं जा रहा। सिंपल करते हैं भाई, पहले हमारे पास 100 रुपए थे, बाद में हमारे पास 40 रुपए बचे, तो लॉस कितना हुआ? 100 माइनस 40। सो इनिशियली वैल्यू कितनी थी टोटल एनर्जी, फाइनल वैल्यू कितनी है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सो यू विल गेट द लॉस। सो इट इज फाइनल एनर्जी, सॉरी उल्टा लिख दिया, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। सो सिग्मा यू इनिशियल माइनस सिग्मा यू
final where U is stored electrostatic potential एनर्जी। तो बताओ शुरू में एनर्जी किसके पास थी? बताओ व्हाट इज सिग्मा यू इनिशियल, ये कैसे लिखेंगे? हाफ C1 V नॉट स्क्वायर। हाफ C1 सर हाँ बेटा, सर आपने क्या बताया सर, बता दो सर। अभी हम लोग एनर्जी लॉस की बात कर रहे हैं कि जब भी ये प्रोसेस होगा, जब भी चार्ज फ्लो करेंगे एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में, तो चार्जेस एनर्जी लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वो एनर्जी लिखने का तरीका हम लोग लिख रहे हैं, बहुत आसान तरीका है कि हमारे पास पहले कितनी एनर्जी थी स्टार्टिंग में और बाद में कितनी एनर्जी है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास जो डिफरेंस बचेगा वो लॉस कहलाएगा। जैसे स्टार्टिंग में अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हो और पूरे दिन के मान लो अगर 40 रुपए बचे तो कितना लॉस हो गया? 60 रुपए लॉस हो गया। सिंपल। तो वही है। तो अभी मैं लिख रहा हूँ इनिशियल एनर्जी। तो इनिशियली दोनों कैपेसिटर में एनर्जी थी या एक ही में थी? बस इनिशियली तो एक तो खाली था ना। यस सर, यस सर। तो उसमें 0 थी और दूसरे वाला में हाफ CV स्क्वायर थी। एनर्जी तो हाफ CV स्क्वायर करके ही लिखते हैं और V पूरा वोल्टेज था। अच्छा, फाइनल एनर्जी कैसे लिखेंगे आप? अब फाइनल एक ही में या दोनों में थोड़ी थोड़ी है? दोनों में थोड़ी थोड़ी है सर। दोनों में थोड़ी थोड़ी है। तो कैसे लिखूंगा? हाफ C1 ट्रायंगल इंटू V कॉमन का स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू V कॉमन का स्क्वायर। समझ में आया? वोल्टेज तो दोनों का सेम ही है ना। यस सर। तो मैं C1 C2 को एक साथ लिख सकता हूं। इट विल बिकम हाफ C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन। V कॉमन क्या था? जरा याद करना, क्या था फॉर्मूला V कॉमन का? C1 V naught C1 plus C1 V naught upon C1 C1 plus C2. So this is C1 V naught upon C1 plus C2 का होल स्क्वायर। तो जो आप इसको ओपन कर दोगे ये आ जाएगा हाफ। सर वी नॉट क्या है सर इधर? V नॉट बैटरी का वोल्टेज। बैटरी का C1 स्क्वायर V नॉट स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। कुछ कट रहा है तो काट दो। कुछ कट रहा है क्या? हाँ ये। सर So what energy we get finally is C1 square V naught square upon 2C1 plus C1 C2 plus C2 plus C2. twice. So now let me write, this is equation 1, this is equation 2. So what is heat loss? Heat lost will be equal to sigma U initial minus sigma U final. इनिशियल क्या था जरा फिर से बताना। इनिशियल एनर्जी हाफ C1 स्क्वायर C1 V नॉट स्क्वायर माइनस फाइनल अभी लिखी हमने C1 स्क्वायर V नॉट स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स C1 प्लस C2। जरा बताना यहाँ से क्या आ रहा है। हाफ कॉमन ले लेता हूँ। क्या क्या कॉमन आ जाएगा बताओ? हाफ कॉमन आ रहा है। C1 V नॉट स्क्वायर C1 V नॉट स्क्वायर तो पूरा ही कॉमन आ गया ये तो क्या बचेगा? 1 माइनस न्यूमरेटर में क्या बचेगा? C1 और डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2। तो जब आप इसको देखोगे तो एक बड़ा प्यारा सा आंसर आ जाता है हाफ। देखो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऊपर C2 बचेगा। C1 C2 सो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये तो C इक्विवेलेंट जैसा दिख रहा है, पैरेलल इनटू V नॉट का स्क्वायर। सो दिस इज द हीट लॉस। यू गॉट द पॉइंट? यस सर। थर्ड रिजल्ट जो आपको याद रखना है हीट लॉस की एनर्जी लॉस? क्या? सर एनर्जी लॉस नहीं होगा ये? हाँ, हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है ना। हीट लॉस कह देते हैं, एनर्जी लॉस भी कह सकते हैं, सेम थिंग। एनर्जी लॉस लिख देता हूँ। हीट तो जनरेट हुई है, ठीक है। तो अब ये बताओ जरा क्विकली, एक्स क्या था? फाइनल रिजल्ट्स याद जो रखने हैं, फाइनल रिजल्ट, इनका डेरिवेशन भी और रिजल्ट्स भी।
तो अभी इस बात की टेंशन लो एग्जाम में लिखना कैसे, अभी पहले समझो, फिर एग्जाम में लिखना आ जाएगा। पहले बेसिक पताओ, लिखने में ज्यादा एफर्ट नहीं हो तो सीख जाओगे, सिखाई दूंगा मैं, बट पहले समझो कॉन्सेप्ट। तो क्या x की वैल्यू क्या थी, क्या था x? C1 C2 upon C1 plus C2 into V0। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V0। दूसरा तुम्हारा ये V कॉमन क्या था? V0 C1 upon C1 plus C2। V0 C1 V0 अपॉन C1 प्लस C2। और एनर्जी लॉस क्या आया? सर एक्स क्या है हाँ। इधर? क्या सर एक्स क्या है इधर? एक्स ये अरे x चार्ज जो फ्लो कर गया था, ओके सर। अमाउंट ऑफ चार्ज सर ऊपर वाले में हाफ लगा दो। फ्लो, और ये क्या हो जाएगा? कॉमन वोल्टेज, और ये क्या हो जाएगा? एनर्जी लॉस। तो ये हो जाएगा हाफ, और C1 C2 दोनों आए थे, सिर्फ हाफ लगाने से काम नहीं पड़ेगा, इंट और V0 का स्क्वायर भी था। दिस इज हीट लॉस या एनर्जी लॉस। इज इट क्लियर टू यू ऑल? समझ में आया अच्छे से? तो अब मैं इसका डेरिवेशन पूछूंगा एग्जाम में, लेकिन न्यूमेरिकल अभी कराऊंगा, देख लो इसको आराम से। सर एग्जाम में ऐसा आएगा कि मतलब एक चार्ज की मतलब फॉर्म में उसने प्लस प्लस और माइनस माइनस, और अनचार्ज की फॉर्म में वो साइन नहीं होगा। ये तो मैंने ऐसे बना दी डायग्राम, एग्जाम में लैंग्वेज में लिखा आएगा, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, तो मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके सर। एग्जाम में जनरली स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं, ओके। लेकिन वो चीज मैं पेपर में ही दे सकता हूँ ना, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं डायग्राम बना के टाइम सेव कर रहा हूँ। तो आपसे पूछा गया फाइंड हाउ मच चार्ज विल फ्लो, थ्रू स्विच। ऊपर से आधा और नीचे से आधा जाएगा। फाइनल बात एक ही है, ऊपर से आएगा, इधर नीचे टोटल मैग्नीट्यूड कम होता है, क्योंकि चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है कंडक्टर से ना। तो मैंने नीचे का बनाया नहीं था, लेकिन नीचे भी उतना ही प्लस होता है। जैसे अगर यहां से x चला गया ना, तो ये नीचे x आ जाएगा, तो वो ओवरऑल मैग्नीट्यूड उतना ही बचेगा। मतलब जैसे इस तरह से देखो, जैसे मान लो अगर ये इधर +10 कूलम है और इधर -10 कूलम है, और मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर यहां से 2 कूलम चला गया तो ऊपर कितना बचेगा? 8 कूलम प्लस 8 कूलम। यस सर। और नीचे -10 थोड़ी रहेगा, नीचे भी -8 हो जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे वो माइनस को आ गया इधर से। सो हम तो हमेशा कैपेसिटर पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहता है, बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग नीचे वाला लिखते ही नहीं है, नहीं तो फिर बच्चों को बार बार लगता है सर वो नीचे वाले पे कहाँ गया क्या गया, क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ चार्ज तो हमेशा फ्लो होता है ना, कूलेंट की तरह।
एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव चार्ज है, तो फ्लो हुआ तो पूरे में हो गया। गॉट द फॉर्मूला पॉइंट? दिखा दो ऊपर करके। फॉर्मूला, हाँ क्वेश्चन लिख दूं पूरा। फाइंड कॉमन वोल्टेज और तीसरा हीट लॉस या एनर्जी लॉस, हीट प्रोड्यूस्ड। हाँ ये फॉर्मूला। थ्री माइक्रोफैराड पे इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज है। अब तुम सबको दिक्कत आ रही है कि वी नॉट तो गिवन ही नहीं है। फिर 90 वो माइक्रो तो निकल गया। वी नॉट निकाल दो ना यार। वी नॉट क्या मतलब 30 क्या था? वोल्ट। इनिशियल वोल्टेज। 30 वोल्ट्स। बिल्कुल सही सही। ये चार्ज अब थोड़ा तो घुमाएगा ना यार वो। अब तुमसे तुम क्या रोटी बिल्कुल मुंह में ठूस दे क्या कोई सीधा? थोड़ा तो पूछेगा ना यार। तो वी नॉट लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? इनिशियल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। भाई इनिशियली कितना चार्ज है इसमें? 90 माइक्रो कूलम अपॉन कर दो 3 से डिवाइड, 3 माइक्रोफैराड। ये माइक्रो से माइक्रो उड़ गया, ये 3 से आ गया 30 और कूलम अपॉन फैराड हो जाएगा वोल्ट। से हो गया अपने पास वी नॉट की वैल्यू हो गई 30 वोल्ट। अब काम चालू कर दो। गॉट द पॉइंट एवरीवन? आइए अब सर 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड पैरेलल में या सीरीज में? अभी इस केस में यस सर। यहाँ तो कोई बैटरी नहीं लगी ना, तो क्लोज सर्किट है ना। बट फिर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये एक्चुअली में सीरीज में है, तभी तो सब जगह सीक्वेंट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 आ रहा है। सर तो क्यू सेम फ्लो करेगा ना हर जगह से? हाँ तभी तो एक्स सेम था। एक्स तो सेम ही है ना पूरी सर्किट में। दैट्स व्हाई वी कैन से दे आर इन सीरीज। तो क्या हो जाएगा पहला वाला? इस पूरे सर्किट में जैसे आप क्लोज करोगे एक्स सेम रहेगा। ये वो एक्स वही होगा जो हमने निकाला था। 60 माइक्रो कूलम आएगा। हाँ सीधा फॉर्मूला यस लगाओ। सर। सो एक्स विल बी इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू वी नॉट। so into 30 volt upon 3 माइक्रो प्लस 6 माइक्रो। तो कितना आ गया ये? ऊपर 18 होगा ना। 3 into 6। 3 इंटू 3 अच्छा हाँ C1 C2 था, तो 1 माइक्रो कट जाएगा, 1 माइक्रो बचेगा। सो कितना हो गया बताना? 60 माइक्रो कूलम। 18 इंटू 30 माइक्रो अपॉन नीचे बचेगा ये माइक्रो वोल्ट अपॉन ये नीचे कितना है 9। ये माइक्रो 2 थे, 1 माइक्रो उड़ जाएगा, 9 से 2 हो जाएगा, तो 60 माइक्रो कूलम करेक्ट है। सेकंड आंसर बताइए। 10 वोल्ट्स। V कॉमन, तो V कॉमन लिखना तो बहुत आसान है। 10 क्या था वोल्ट। फॉर्मूला? C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2। सो 3 माइक्रो V naught into C1 upon C1 plus C2। या सीधा ही कर दो। अच्छा वैसे फॉर्मूला भी याद कर रखो। सकते हैं सर। हाँ सीधा भी कर सकते हो। सो दिस विल बी C1 V1 प्लस C2 V2 था ना। हाँ
फॉर्मूला क्या था एक बार बताना फिर से, भूल गया हूँ मैं फॉर्मूला, मेरे फॉर्मूले याद नहीं रहते मुझे, तो रीड बताना का निकाल दो ना। बताओ जरा क्या था। V नॉट C1 अपॉन C1 प्लस C2। तो V नॉट और C1 कितना है 3 माइक्रो अपॉन 3 माइक्रो प्लस 6 माइक्रो, सो दिस इज हाउ मच 10 वोल्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। हीट लॉस कितना आ रहा है? 900 माइक्रोजूल्स। Heat loss will be half C1 C2, so 3 into, ये तो वैसे ही 3 into 6 upon 3 plus 6 हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना बाद में एक माइक्रो बचेगा इंटू वी नॉट, वी नॉट है तुम्हारा 10 का स्क्वायर, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, वी कॉमन था या वी नॉट था, 30 का V स्क्वायर करोगे, V नॉट। सो 900 माइक्रो जूल, दिस मच एनर्जी विल बी लॉस्ट। क्लियर हुआ ये बच्चों अच्छे से? एक और क्वेश्चन लिखते हैं। Two identical capacitors are shown as below. If one of the capacitor is charged, is connected to the battery, of voltage V naught and a dielectric constant K inserted in the other capacitor. Find the value of dielectric if 25% of energy is remaining when the charged capacitor disconnected from battery is connected to it. मतलब पूरे सिस्टम की 25% बच रही है ना, जैसे हाँ उसकी। हाँ हाँ, पूरे सिस्टम की 25% बच रही है। करो सॉल्व इसको। आइडेंटिकल कैपेसिटर थे पहले, लेकिन जब एक में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो फिर वो आइडेंटिकल नहीं रहा, वो के टाइम्स बढ़ गया। रीड करके क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं समझा दूंगा तो फिर तो आधा काम वैसे ही हो गया ना यार। स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ जाए क्या हो रहा है और क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, दैट इज ऑल्सो इज अ चैलेंज, स्मॉल चैलेंज। ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग आने के बाद वो बड़ी बात नहीं रह जाती। सर आज शोन बिलो लिखा है सर डायग्राम। लो डायग्राम भी दे देता हूँ।
ये लो डायग्राम। कहां से स्टार्ट करें इसको? Delta U is equals to 75% U initial. यस, शाबाश। डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 75%। ये डेल्टा यू है या हीट लॉस है? मतलब एक ही बात है। एनर्जी लॉस्ट ऑफ यू इनिशियल। अब एनर्जी लॉस कैसे लिखते हैं? क्या फॉर्मूला एनर्जी लॉस का? मुझे तो याद भूल गया, तुम लोग बताओ क्या था। मैं भूल जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हाफ into C1 V0 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V0 का स्क्वायर। सो ये किसके बराबर होना चाहिए? 75% का 3/4 हो गया, है ना? Yes sir. 75% यानी 3/4। अच्छा, यू इनिशियल क्या लिखोगे? half C V0 square. बहुत बढ़िया, हाफ C1 इंटू V0 स्क्वायर लिख दोगे ना सीधा। Yes sir. इनिशियल सारी एनर्जी तो उसी में थी ना, सी में, फिर बाद में तुमने उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट किया और इसको खाली वाले के साथ जोड़ दिया। अब C1 C2 क्या पुट करें? C1 क्या लिखूं और C2 क्या लिखूं? C और C के C1 हो जाएगा C और ये हो जाएगा KC। हो गया सॉल्व। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। कितना मस्त क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सीधा फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करना। यहाँ पे वो पहले एक नंबर फॉर्मूले में देगा और 1 नंबर आपके फाइनल आंसर पे देगा। यू गॉट द पॉइंट? A की वैल्यू 3 है। हाँ, मे बी K की वैल्यू 1/3 या 3? 3 हाँ सर 1/3 नहीं है? चेक करते हैं। तो ये हाफ से हाफ उड़ा दो, V0 स्क्वायर से V0 स्क्वायर उड़ा दो। अब देखते हैं C1 C2, तो KC स्क्वायर अपॉन K प्लस 1 टाइम्स C विल बी इक्वल टू 1/3 है सर। 3/4 टाइम्स C। चेक करना यार, 1/3 वैसे होना नहीं चाहिए, फिर मैंने ना वो 25% गलत दे दिया। K की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। चेक कर लेते हैं। तो ये C भी उड़ जाएगा इससे, सो वी गेट 4K इज इक्वल टू 3K प्लस 3। कहाँ आ रहा है 1/3? 3 तो आ रहा है। हाँ सर ठीक है ठीक है। वो C1 प्लस C2 मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया था। हाँ, ये सब मिस्टेक करोगे तो एग्जाम में पता भी नहीं चलेगा कि क्या गलती हो गई। 7 दरवाजे क्लियर हुआ ये अच्छे से? समझ में आया? यस सर। सर एक बार हाँ, सर हाँ समझा दो सर। सर हुआ क्या? देखो फर्स्ट स्टेप समझा दो सर। देखो बहुत आसान है ये। अब तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि जब भी हम एक खाली कैपेसिटर को एक भरे कैपेसिटर से जोड़ते हैं, एनर्जी लॉस होती है। यस सर। उसका फॉर्मूला भी याद हो गया। यस सर। तो इसने क्या किया है, वो जो एनर्जी लॉस है ना, उसको इनिशियल एनर्जी से रिलेट कर दिया बाय इंफॉर्मेशन 3/4। 25% रिमेनिंग
जरा लैंग्वेज को देखो, 25% इज रिमेनिंग, यानी हाउ मच इज लॉस, लॉस कितना है 75%। 75%। 75% का मतलब 3/4। सर पर यू इनिशियल का, अच्छा हाँ, ठीक है सर, हाँ ठीक है सर। 3/4 इज लॉस्ट, मतलब जो भी इनिशियल वैल्यू थी उसका 3/4 लॉस है, यानी 3/4 टाइम्स इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू लॉस का फॉर्मूला, और लॉस में C1 C2 की वैल्यू डालना है, आंसर निकालना है। समझ में आया एनर्जी बच्चों? लॉस्ट ऑफ यू एफ फाइनल नहीं होना चाहिए सर। नहीं, वो फिर माइनस साइन आ जाएगा ना, लॉस के अंदर तो वैसे भी माइनस साइन आना चाहिए, बट वो माइनस Yes, ना sir. आए इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड लिखवा दिया सीधा, इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि फाइनल कम ही होती है। ठीक है, नहीं सर, सर हाँ जो एनर्जी लॉस्ट होगी सर, उन हमने सर डेल्टा यू क्यों लिया सर इधर सर, वो तो फाइनल केस हो गया ना जब हमने जोड़ दिया, हाँ और हमने वो वाला डिस्कनेक्ट कर दिया S1। हाँ हाँ, नहीं तो बैटरी प्रोवाइड कर देती एनर्जी, बैटरी तो दोनों को फुल कर देती, तो लॉस के बजाय गेन हो जाता ओके सर। है ना। और कोई डाउट है तो पूछो, समझ में आया ये क्या हुआ है? डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों का मैंने एक एक एग्जांपल दिया है। और भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आ भी, गया सर, आ गया है ना। हाँ सर ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना काफी है, और अब हम लोग मिलेंगे संडे को। एक चीज आपकी बची रहेगी, डाइलेक्ट्रिक। तो मैं डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन, डाइलेक्ट्रिक के दो टाइप्स, और उसके कारण जो इंड्यूस चार्जेस हो जाते हैं, ये थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है निपटा के दिस चैप्टर इज नाउ फिनिश्ड। कैपेसिटर में यही कहानी थी, कैपेसिटर का डेरिवेशन, और तुम बोलोगे तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर का एक आपको और डेरिवेशन बता दूंगा, तो खत्म हो जाएगी कहानी। सिलेंड्रिकल का, हाँ, स्फेरिकल। सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल। तो समझ में आया ये पूरा पोटेंशियल, फोर्स से एनर्जी डिफाइन की, एनर्जी से एनर्जी की डिवाइस डिफाइंड की, और डिवाइस के कॉम्बिनेशंस को स्टडी कर रहे हैं, डिवाइस को कनेक्ट करके देख रहे हैं कितनी एनर्जी आई, कितनी लॉस हो गई। मतलब ये अल्टीमेट एम है कि हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर घुसे। इस सर पूरे इसकी चैप्टर का जो मेन वो था। हाँ इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना सर। हाँ हाँ, 100% भेज दूंगा। अब एक चीज और है, आप लोग ना थोड़ा सा असाइनमेंट, जैसे मैं असाइनमेंट इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि हर वीक एक टेस्ट हो ही जाता है, फालतू का बर्डन होगा। तुम्हारे पास जो भी किताबें हैं, चाहे SC वर्मा हो, चाहे SL अरोरा हो, चाहे NCERT कर रहे हो, कोई भी किताब, मैंने तुम्हें ऐसा पढ़ा दिया है कि अब तुमसे ज्यादातर क्वेश्चन देखते ही हो जाने चाहिए। लेकिन अगर नहीं होते हैं, कोई डाउट आता है, तो डिस्कस करो। और कभी भी क्लास के बाद, जैसे अभी क्लास खत्म हुई तो क्लास के बाद रुक के आधा घंटा मेरे से डिस्कस कर सकते हो, या हम एक एक्स्ट्रा अलग से क्लास लगा सकते हैं। लेकिन आप लोग कम से कम हर एक चैप्टर के खत्म होने के बाद एक बार अपनी बुक उठा के देखा करो आपसे वो क्वेश्चंस हो पा रहे हैं कि नहीं। वैसे मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने टेस्ट के अंदर सारे जितने भी बोर्ड के आज तक क्वेश्चन हुए वो सारे हो जाएं, प्लस जेई मेंस के सारे ऑब्जेक्टिव हो जाएं, प्लस एनसीईआरटी, प्लस एग्जाम्पलर। ये चार चीजें मैं कवर करने की कोशिश करता हूं अपने टेस्ट के थ्रू। इसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक और मैच द फॉलोइंग, जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन उसके अलावा भी खुद से भी एक आध बार किताब उठा के देखते रहा करो, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, थोड़ा सा तुम्हारा मन करेगा इस चीजों को करने का। सर बाकी क्वेश्चन वाइज टेस्ट अगर आपने अच्छे से किए हैं तो आपका सारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। हाँ बोलो। सर टेस्ट चेक हो गया यार अभी करना है, अभी संडे कर सर दूंगा गॉस मैं। थ्योरम वाली क्लास कब होगी सर? आपने बोला था सर आप लोगी सर कौन डाउट। सी वाली? हाँ वो वाली, एक्स्ट्रा वाली, यस सर। गॉस थ्योरम वाली। बताओ वेदांत, कब रखें गॉस थ्योरम की? और बाकी अगर तुम लोग को भी करना हो तो फिर से कर लेना गॉस थ्योरम। कल सर रख मुझे लेंगे। बस कैपेसिटर के अरेंजमेंट में और सीरीज और पैरेलल में तो न्यूमेरिकल तो थोड़ी दिक्कत आ रही थी बस। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो वो डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। अभी ये तो डाउट हुआ ना कैपेसिटर वाला, हाँ सर। तो क्वेश्चंस और ट्राई करो, और जिसमें डाउट आ रहा है उस दिन फोटो खींच करके रखना, तो उसी टाइम में क्लियर कर दूंगा। मुझे व्हाट्सएप में भेजना, मैं सबको दूंगा और डिस्कस भी करता हूँ, सबको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है ठीक है। सर। हाँ वेदांत और शिवांश, तुम लोग की एक एक्स्ट्रा क्लास बताओ कब रखें उस तो चीज की, कल क्या रख नाम लो है, सर, कल। गॉस थ्योरम की। कल वेदांत, कल रख लें? सर 8 बजे से पहले, क्योंकि सर मेरी क्लास है एक और। 8 बजे शाम को? नहीं सर 6 बजे रख लेते हैं। शाम को 6 बजे और कल? सर हाँ सुबह ठीक में है भी रख सकते हो आप। यार, सुबह मेरी क्लासेस रहेंगी यार, ओके सर, फिर 6 बजे ठीक है। है ना। शाम को 6 बजे ठीक है, शाम को मेरा फ्री है। सर क्या होगा उसमें? उसमें हम लोग गॉस थ्योरम में स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पढ़ा दूंगा पूरा।
गॉस थ्योरम कैसे आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे आया, कैसे लिखते हैं, फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ये 3 चीजें करवानी है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी, मतलब 4 चीजें, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम और उसका एप्लीकेशन। कोशिश करेंगे जितना हो जाएगा, नहीं बचेगा तो फिर अगली एक और एक्स्ट्रा क्लास लगने के बाद। तो और सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर होती है वो कैसे हाँ। निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, देखो वो भी डिस्कस कर देता हूं, बाकी लोग अगर जाना हो तो जा सकते हैं और देखना हो तो देख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर एक क्वेश्चन आया है। होलो है सिलेंडर, सर कैसा भी? ठीक है, एक बार होलो के लिए निकालते हैं, फिर सॉलिड, चलो सॉलिड के लिए निकाल लेते हैं, एक ही बात है। सॉलिड सिलेंडर, अब देखो ये सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि ये जो सिलेंडर है आपका, इट शुड बी यूनिफॉर्मली चार्ज। सिलेंडर शुड बी, एक तो बहुत दूर तक जाएगा ये सिलेंडर इस तरह से, एंड शुड बी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। थैंक यू सर। हाँ ठीक है बेटा, थैंक्स और सर। हाँ ओके, तो ये जो चार्ज है इसका, इट इज फिल्ड इन वॉल्यूम, फिल्ड इन इट्स वॉल्यूम। तो सरफेस पे ही आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, कंडक्टर नहीं है ये सॉलिड है, इसीलिए मैंने सॉलिड माना। कंडक्टर होता तो सरफेस पे मान लेते, और तब मैं रो के बजाय सिग्मा लिखता। तो अब क्या है, हमें ये पता है कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिलेंड्रिकली आउटवर्ड होता है, जैसे वायर होता है सिमेट्री से, बिकॉज एवरी पॉइंट इज अ मिड पॉइंट। यू एग्री विद दैट? सर सो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप एग्जाम में लिखोगे, शुड हैव, अच्छा ये तो खैर बोर्ड में नहीं आएगा, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सिलेंड्रिकल सिमेट्री मतलब समझते हो, जैसे एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए होता है ना, वैसे सिलेंडर के लिए भी। यस तो लाइन चार्ज का अगर तुमको याद हो, हमने कैसे डिराइव किया था, बाय मेकिंग अ गॉसियन सरफेस विच वाज सिलेंड्रिकल इन नेचर, ताकि हम वो उसका फ्लक्स लिख पाए, और इंटीग्रल ई डॉट डीएल लिख करके क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट करके इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। तो यहां पे गॉसियन सरफेस अगर मैं बनाऊं, ये सिलेंड्रिकल बनाऊंगा मैं जानबूझ के, क्योंकि इससे मैं वो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म बड़ी आसानी से लिख सकता हूं। दिख गया आपको? सो दिस इज माय गॉसियन सरफेस, जो कि इसकी मिड पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकली रखा हुआ है। लेट अस से इसकी डिस्टेंस है स्मॉल r और इसकी लेंथ है l। बताना जरा क्या होगी इसकी वैल्यू? इंटीग्रल ई डॉट डी ए कैसे लिखूंगा? कितने एरियाज हैं यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस के? कितने एरियाज दिख रहे हैं तुमको? 3 एरिया दिख रहे हैं क्या? 3 है, लेकिन एक से ही लिखेंगे। हाँ, तो 2 से 0 प्लस 0 और 1 से कितना निकलेगा? E इंटू टोटल एरिया 2 पाई r इंटू h। दिख गया? यस सर। अब हमारा काम सिर्फ क्या रह जाता है? Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखना। बताओ जरा इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है? इसके अंदर जितना सिलेंडर इसके अंदर बंद है, यस सर। तो रो बाय, तो रो इनटू पूरा वॉल्यूम लिख दूंगा। वॉल्यूम क्या लिखूंगा? उस सिलेंडर की रेडियस लेट से पाई आर स्क्वायर, और लेंथ इसी सिलेंडर के बराबर ही लेंगे h बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से जब आप इक्वेट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी रो पाई आर स्क्वायर h बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट इनटू h। सो h से h उड़ गया, ये पाई से पाई उड़ गया। सो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन r। दिस इज द आउटसाइड इलेक्ट्रिक। सेम है बिल्कुल, प्रोसेस समझ में आया? यस सर। अच्छा, इनर पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे? फॉर r लेस देन कैपिटल R, बताओ जरा इनर पॉइंट्स के लिए क्या करोगे? स्मॉल आर की जगह भी कैपिटल आर रख देंगे। ना,
बताओ लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज चेंज होगी क्या? क्या ये चेंज होगा या ये सेम रहेगा? अच्छा ये कम हो जाएगा उससे। समझ में आया? ये तो सेम रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ जो चेंज होने वाला है आपका क्यू इनक्लोज। ये कैसे लिखोगे आप? पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच इंटू रो। व्हाट द पॉइंट? क्योंकि अब जो आपका गॉसियन सरफेस बनेगा वो इसके अंदर बनेगा। अब जो अपने गॉसियन सरफेस बनाना है वो इसके अंदर बनाना है। ध्यान से देखो, ये दिख गया? Sure. तो आपने सिर्फ वही चार्ज लिखना है जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर हो। तो अब वो कैपिटल आर तक की रेडियस नहीं लिखेंगे, अब वो स्मॉल आर तक की रेडियस लिखेंगे जो इस गॉसियन सरफेस की होगी, जैसे स्फीयर में हुआ था। Sure. तो अपने पास कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? E विल बी इक्वल टू रो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच अपॉन, तुम भी यही बोल रहे थे क्या? Yes. अच्छा, मैंने गलत सुन लिया था। अपॉन 2 पाई आर एच, फिर तो समझ में आ गया, खत्म। ये ऊपर से आर आर कट जाएगा तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा, रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। दिस इज E इनसाइड। सॉलिड स्फीयर में रो बाय 3 आ गया था, इसमें रो बाय 2 है। इसका ग्राफ भी आप बना सकते हो। ग्राफ कैसा बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड से आर में यूनिफॉर्म होगा, फिर उसके बाद फिर ठीक है प्रोपोर्शनल टू आर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। दिस इज आर इज इक्वल टू आर। क्लियर हुआ? होलो के केस में क्या हो जाएगा? 0, अंदर का 0। क्योंकि वो अंदर चार्ज ही नहीं है, खत्म। और सॉल मतलब बाहर का। बाहर का तो सेम रहेगा ना, टोटल चार्ज लिख देंगे बस, सिग्मा इनटू, मतलब जब ई आउट लिखोगे तो हमें क्या लिखना है? क्यू 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 कैसे लिखोगे? क्यू इनक्लोज्ड सिग्मा इनटू 2 पाई कैपिटल आर इनटू एच हाँ बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई टाइम्स स्मॉल आर। तो ये 2 पाई उड़ जाएगा, आएगा वही लगभग, रो की जगह सिग्मा एच बाय एप्सिलॉन आर आ जाएगा, ये ई आउट और होलो। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। अब टेस्ट की कॉपी में चेक करता हूँ आजकल में तुम लोग की, थोड़ा मुझे आराम से चेक करूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ जब तुम लोग सब्जेक्टिव पेपर देते हो ना, तो मुझे उसमें एक्चुअली में पता चलता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। देख के मुझे आइडिया हो जाता है कि तुम्हें क्या डाउट है। ऑब्जेक्टिव में ये आइडिया नहीं लगता। तो वैसे लेकिन तुम अच्छा करते हो, तुम मुझे सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव को भी लिख के भेजते हो, तुम्हारे उसमें फिर भी मुझे आइडिया लग जाता है, हाँ ये सही है गलत। ठीक है, और कुछ? और सर वो जो कलर कोडिंग होती है कैपेसिटर की, वो करंट वाले चैप्टर में? कैपेसिटर नहीं, रजिस्टर। अच्छा कलर कोडिंग रजिस्टर की होती, कैपेसिटर की नहीं होती। ठीक है सर। ठीक है, थैंक्स। ठीक है, ओके बेटा। उससे बात हो गई थी मेरी तुम्हारे भैया से। अच्छा सर। हाँ हाँ, तो बहुत बढ़िया मैंने भी बढ़िया कल उनका फोन मिलाया, उठा ही नहीं, वो सो गए होंगे रात को। तो मैंने आज सुबह बात की तो बहुत बढ़िया है, उन्होंने कहा बिल्कुल सर, और नए नए आइडिया दिए। जैसे उन्होंने एक आइडिया ये दिया कि जो आपके जो टेस्ट वो हैं, जो टेस्ट हैं, और जो मैं डेली मटेरियल तुमको हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ, इसका ब्लॉग बना देते हैं, बच्चों के काम आएगा, बाहर के बच्चों के अपने आप डाउनलोड करके देखेंगे, पढ़ेंगे। मतलब वेबसाइट के अंदर ब्लॉग बन सकता है। हाँ सर, वो तो मतलब ऐसे आ जाएगा ना कि जो आप असाइनमेंट्स या टेस्ट ले रहे हो वो उस पे आ जाएंगे। हाँ, तो उस पे आ टॉपिक जाएंगे। वाइज डाल देंगे, ये कैपेसिटर का टेस्ट है, इसका टेस्ट है, तो फ्री में लेना है तो ले लो। हाँ, और इवन जो अपने टेस्ट हैं वो भी आ जाएंगे। मतलब ऐसा हो कि वो वेबसाइट तुम लोग के लिए भी यूजफुल हो,
समझ रहे हो? यस सर। मतलब एक जैसे जो तुम लोग के लिए यूजफुल होगा वो दुनिया के हर आदमी के लिए यूजफुल होगा, क्योंकि यू आर द यूजर्स। तो वेबसाइट यूजफुल भी होनी चाहिए कि आदमी जाके देखे कि यार व्हाट्सएप से डिलीट हो गया, उससे हो गया, तो वहां गए, क्लिक किया और गूगल क्लासरूम से जोड़ देंगे उसे, खट से डाउनलोड हो जाएगा, है ना? मुझे बड़ा फैंटास्टिक आइडिया लगा, मैंने कहा गजब यार, अच्छा बंदा है वो, टैलेंटेड है वो। हाँ ठीक है। अच्छा, तुमको होस्टिंग के लिए मुझे उससे क्या कहते हैं हटाना पड़ेगा ना परमिशन, उससे क्या कहते हैं, क्योंकि अभी तो GoDaddy में है वो। सर GoDaddy से भी कर लूंगा मैं तो। अच्छा कर लोगे, तो तुमको हाँ। GoDaddy का वो दे दूं मैं? नहीं, GoDaddy का वो खत्म हो गया, क्या कहते हैं उसका जो था ना प्लान, तभी सर बंद हो गई थी वो। तो किसी और ने नहीं ली होगी तो हो जाएगा सही, अगर नहीं, किसी और ने वो नाम ले लिया तो दिक्कत अरे है। 3 साल के लिए अपने पास वो अच्छा अच्छा, नाम, फिर तो सर होस्टिंग खत्म हुई है, नाम नहीं, डोमेन तो है। क्योंकि मैं विक्स के थ्रू ही होस्ट कर दूंगा ना, टेम्पलेट बेसिक उसी पे है। तो तो जब तुम विक्स से वो करोगे उसे कनेक्ट, तो उसमें कुछ तो तुमको ऐसे बिना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कैसे कनेक्ट करोगे? तो पहले तो मैं अपने टेम्पररी वाले से कर दूंगा ना, वो थोड़ा अजीब सा होता है दिखने में, लेकिन उससे थोड़ी स्लो भी होती है। हाँ लेकिन उसे होस्ट कर सकते हो आप, मतलब दिखाने के लिए, या फिर अच्छा अच्छा, ऐसे लेकिन वो जब तक तुमको वो अवेलेबल नहीं होगी डोमेन, तब तक कैसे होस्ट करोगे? सर उसके बिना मैं पहले अपने डोमेन से होस्ट कर दूंगा ना, मतलब वैसा हो जाएगा कि जैसे समझ कुछ गया मैं, गोयल एक और आइडिया, समझ गया, ठीक है, उसी में कर दो फिर। मैं तुमको डोमेन के वो दे देता हूँ, तुमको अपना GoDaddy का अकाउंट दे देता हूँ, उसमें पास वो मानता है, पिन मानता है एक, वो पिन जैसे ही डालोगे सीधा तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है सर, है मैं ना? भी देख लूंगा। एक्चुअली अभी तो मैं टेम्पररी पे ही कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक एक बार सब बन जाए फिर ही डायरेक्ट होस्ट कर दूंगा ना। जैसा तुम्हें ठीक लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी तो मैं अपने टेम्पररी वाले से ही करके, मैं अभी अच्छा, करूँ क्या, अगर आप पे टैब है तो? टैग, हाँ मतलब आईपैड। हाँ हाँ, मेरे पास है आईपैड, भेजो, लिंक सर मैं भेजो। करता हूँ, एक सेकंड। हाँ, व्हाट्सएप में लिंक भेजना, अभी तुम्हारे सामने खोल देता हूँ उसको। एक सेकंड सर। एक मिनट, मुझे ना मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ।